हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 24 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू टुडे, CDU's merge set to be the next चांसलर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में रिजीम चेंज हो गया है। ठीक है, तो जर्मनी में जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, यानी कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं चांसलर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जर्मनी में इलेक्शन हुए फॉर द पोस्ट ऑफ चांसलर, और इसमें CDU पार्टी, CDU मतलब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज। इनको लीड मिली है ना। अभी फुल फ्लैज विक्ट्री नहीं हुई है, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि ये लीड में रहेंगे, यानी कि फुल फ्लैजेडली अपने दम पर तो सरकार नहीं बना पाएंगे, है ना। बट हाँ, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इन्होंने जो कल स्पीच दी है उसमें ऐसे लग रहा है कि ये कोलिशन बनाने की कोशिश करेंगे और एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सालों बाद इनकी जो पार्टी है वो सत्ता में वापस आई है। ठीक है, अगर बात करें इनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की, तो ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जनरली आप देखो, आपको दो तरह की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में देखने को मिलती हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाले लोग कैसे होते हैं, रिलीजन वगैरह में बहुत ज़्यादा मानते नहीं है, जो मॉडर्न कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। भाई अगर बात करें राइट वालों की, तो राइट वाले क्या कहते हैं, रिलीजन वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। देखो नाम में भी इनके, क्योंकि कंजर्वेटिव हैं, राइट से बिलोंग करते हैं, तो नाम में क्या है इनकी पार्टी के, क्रिश्चियन लगा हुआ है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिलीजन में बहुत ज़्यादा मानते हैं ये लोग। इसके अलावा जो पुरानी कल्चर है, पुरानी संस्कृति है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं ये लोग। ठीक है, बट अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में ना तीन तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पाई जाती है। एक तो लेफ्ट, ठीक है, दूसरी राइट, दूसरी नाजी, वही वाली जिसे हिटलर फॉलो करता था, जर्मन वाली प्योर रेस वाली, है ना, कितने सारे जीव्स को मरवा दिया था। तो तीन तरह की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस बार जो इलेक्शन हुए, इसमें जो राइट विंग है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, है ना, जो पार्टी है हमारी CDU, है ना, उसको 28% वोट मिले हैं। वहीं जो लेफ्ट पार्टी है, जो लेफ्ट की पार्टी है SDS, है ना, सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस जो पार्टी है, जिसके जो अभी वर्तमान जो प्रेजेंट में जो चांसलर है जर्मनी के, ओलाफ, है ना, स्कॉल्ज, वो इसी पार्टी से आते हैं, उसको 16% वोट मिले हैं। वहीं ड्रास्टिकली आप देखोगे, ये जो नाजी पार्टी है, ADF जिसको बोला जाता है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी इसका पूरा नाम है ये, ठीक है, ADF, इसको 20% वोट मिले, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है ये। ठीक है, तो देखो अगर आप दुनिया में जनरली जाओ, हमारे इंडिया में अगर आप जाओ, तो लेफ्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बोलते हैं, और जो सेंट्रिस्ट पार्टी है वो कांग्रेस है, राइट विंग पार्टी किसको बोलते हैं, BJP को बोलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो BJP को मिलकर क्रिटिसाइज करते हैं। BJP किसकी बात करती है, रिलीजन की बात करती है, ठीक है, पुराने कल्चर की बात करती है। ठीक है भाई, अगर आप जर्मनी में जाओगे ना, तो आपको राइट जो है उसको लोग इतना क्रिटिसाइज करते हुए नहीं मिलेंगे, है ना। जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है वो ये है ADF, नाजी आइडियोलॉजी वाली पार्टी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है फाइनली पावर में आ रही है। पूरी दुनिया में आप देख रहे होगे, है ना, बहुत सारी जो राइट विंग लीडर्स हैं वो पार्टी में आ रहे हैं। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान वादा किया था कि जब मैं पावर में आऊँगा तो बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट है ना, उनको बाहर निकाल दूंगा। सेम प्रॉमिस आपके फ्रेडरिक मर्ज ने किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में, कि जब ये पावर में आएंगे तो क्या करेंगे, एक क्रैकडाउन करेंगे किनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से, इलीगल तरीके से कहाँ पे आए हुए हैं, जर्मनी में आए हुए हैं। मिस्टर मर्ज, ए लॉन्ग टाइम पार्टी राइवल ऑफ एक्स चांसलर एंजेला मर्केल, हैज बाउड ए क्रैकडाउन ऑन इरेगुलर इमिग्रेशन। तो आप देखेंगे आने वाले महीनों में अगर फ्रेडरिक मर्ज पावर में आ जाते हैं, फुल फ्लैजेडली चांसलर बन जाते हैं जर्मनी के, तो आपको बहुत सारा मास डिपोर्टेशन दिखने वाला है जर्मनी से भी। ठीक है, और देखो एक के बाद एक यूरोप में इस तरह की जो सरकारें हैं वो आती जाएंगी, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन से पूरा यूरोप, है ना, जितने भी डेवलप कंट्री हैं खास करके बेस्ट, इलीगल इमिग्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है।
इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। इलीगल इमिग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है वेस्ट में, बहुत सारे क्राइम बढ़े हैं, चोरियां बढ़ी हैं, रेप बढ़े हैं, ग्रूमिंग हो रही है। आपने ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते थे यूरोप के ये शहर एक टाइम पे, बट आज क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज भाई जो इलीगल इमिग्रेंट हैं इनको लेके वहाँ के लोगों में एक आउटरेज आपको देखने को मिलता है। तो जो भी पार्टी ये प्रॉमिस करती है कि जब हम पावर में आएंगे तो इन जो इलीगल इमिग्रेंट को बाहर निकाल के फेंक देंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, उसी पार्टी को क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं, ठीक है। तो जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी कहाँ पे है, जर्मनी आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ में, नॉर्थ यूरोप में एक कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्री माना जाता है जर्मनी, ठीक है। कैपिटल की अगर इसकी बात करें तो इसकी कैपिटल आपको कहां देखने को मिलेगी, बर्लिन, ठीक है। चलिए, पहले 1989 से पहले दो पार्ट में डिवाइड था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी को रशिया कंट्रोल करता था, वेस्ट जर्मनी को यूएसए कंट्रोल करता था। 1989 में बर्लिन वॉल ब्रेक होती है और जर्मनी दोबारा से क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। तो ये जर्मनी के बारे में देखते हैं, है ना। अब जो फ्रेडरिक मर्ज हैं वो फाइनली बन पाते हैं चांसलर या नहीं बन पाते हैं, और बन जाते हैं तो किस तरह के चेंजेस इमिग्रेशन को लेके, किस तरह के चेंजेस जो फॉरेनर्स हैं उनको लेके फ्रेडरिक मर्ज के देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम अगेन इंडिया श्रीलंका। और हमने पहले भी जैसे ये डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया और श्रीलंका एक बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करते हैं, बट एक प्रॉब्लम है ना, और वो प्रॉब्लम समय समय पे हमें दिखाई देती रहती है। और दूसरी न्यूज भी वहीं से है। 32 तमिलनाडु फिशरमैन हेल्ड बाय श्रीलंकन नेवी स्टालिन राइट्स टू जयशंकर सीकिंग परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। कल क्या हुआ कि हमारे लगभग 478 फिशरमैन फिशिंग करने गए थे गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक स्ट्रेट में, ठीक है। और उनमें से 32 लोगों को, फिशरमैन को श्रीलंका की नेवी ने डिटेन कर लिया और उन पर यह आरोप लगाया कि ये फॉरेन एरिया में, यानी कि हमारे एरिया में इलीगल पोचिंग कर रहे थे, इलीगल फिशिंग कर रहे थे। फिशरीज ऑफिशियल सेड दे ए टोटल ऑफ 32 फिशरमैन फ्रॉम रामेश्वरम, है ना, थंडीगंजम एंड नियर बाई एरियाज इन तमिलनाडु, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट वर अरेस्टेड बाई श्रीलंकन नेवी ऑन चार्जेज ऑफ पोचिंग इन द स्ट्रेट इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे। 5 ट्रॉलर्स वर ऑल्सो सीट, यानी कि क्या लगाया कि हमारे एरिया में क्या कर रहे हैं, ये पोचिंग कर रहे हैं, दैट इज वाई हम इनको क्या कर रहे हैं, है ना, डिटेन कर रहे हैं। टोटल कितने लोगों को दिया था, 478 लोगों को टोटल कल टोकन दिया गया था। ऐसे नहीं भेज दिया जाता है कि जाओ फिशिंग करने चले जाओ, है ना। बाकायदा एक सेंटर होता है पोर्ट पे, है ना, कोस्ट पे, वहाँ से लोग टोकन कलेक्ट करते हैं, टोकन कलेक्ट करके, है ना, फिशिंग करने जाते हैं। जब वापस आते हैं तो वो टोकन वापस करते हैं। इससे इस तरह क्या रहता है, हमारी सरकार को जानकारी रहती है, ऑफिशियल को जानकारी रहती है कि कितने लोग बोटिंग करने गए हुए हैं, ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है। तो 32 लोगों को मतलब डिटेन कर लिया है। अब इसको लेके पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसके चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, इन्होंने चिट्ठी लिखी है किसको, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, और उनको बोला है कि भाई आप, ये आए दिन बहुत सारे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। अगर बात करें इसी साल की तो इस साल में लगभग 119 लोगों को डिटेन किया गया है, जनवरी से लेकर अब तक 60 दिन भी नहीं हुए हैं इस साल में, और 119 लोगों को डिटेन किया गया है 6 से ज़्यादा बार, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है कि इस चीज़ का हम एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालें, है ना। अगर देखें इंडिया श्रीलंका के बीच में तो हमारी नेवी बहुत बड़ी नेवी है, तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। तो कभी कभी श्रीलंकन फिशर्स हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हमारी इंडियन नेवी लेट गो कर देती है कि कोई बात नहीं है, ठीक है। बट जो श्रीलंकन नेवी का ये जो अनअपोलोजेटिक रवैया है टुवार्ड्स आवर फिशरमैन, ये चिंता का विषय है, और इसकी वजह से इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशन है कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो श्रीलंकन नेवी इतना हार्श रवैया क्यों रखती है हमारे फिशरमैन्स के थ्रू, तो देखो इसका जो मेन इशू है ना, सिंहली तमिल है, सिंहली एंड तमिल। बहुत लंबे समय तक श्रीलंका में ये कॉन्फ्लिक्ट चला है। लिट्टे के बारे में आपने सुना होगा कि श्रीलंका में जो अपर नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे कौन रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं, जबकि जो श्रीलंका में मेजॉरिटी लोग हैं वो सिंहली लोग हैं, ठीक है। तो तमिल लोगों ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपने वोटिंग राइट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और क्या किया, एक ऑफेंस लॉन्च किया, मतलब
थ्रू आउट श्रीलंका लिट्टे के रूप में, कैसे बहुत सारी वायलेंस हुई। तो इस वजह से जो सिंगली लोग हैं वो तमिल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब ये जो फिशिंग करने जाते हैं, ये फिशिंग करने जाने वाले लोग हैं कौन? इंडिया से जो फिशिंग करने जा रहे हैं इनमें मोस्टली क्या होते हैं, 98% लोग तमिल होते हैं। और श्रीलंका की नेवी, क्योंकि श्रीलंका एक सिंहली मेजोरिटी कंट्री है, तो सिंहली लोग होते हैं, तो सिंहली लोग पसंद नहीं करते हैं तमिल लोगों को, दैट इज वाई ये डिटेन करके ले जाते हैं, है ना। यही रीजन एक समझ में आता है, क्योंकि हमारी नेवी तो कम से कम ऐसा नहीं करती है। और जो श्रीलंकन लोग हैं वो इंडिया के लोगों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन नहीं रखते हैं, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, ठीक है। बट तमिल लोगों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन उनके दिमाग में रहता है। तो एक ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से श्रीलंका की नेवी बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाती है इंडियन फिशरमैन के अगेंस्ट, ठीक है। बट हमें इस तमिल या फिर नॉन तमिल उससे परसेप्शन से नहीं सोचना चाहिए, है ना। दे आर आवर पीपल, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ फेस टू फेस बैठ के बात करे और इन मुद्दों का क्या निकाले, एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। और व्हाट कैन बी द परमानेंट सॉल्यूशन इन दिस सिचुएशन? जो पाक स्टेट और जो मन्नार वाला एरिया है ना, उसको आप फ्री फिशिंग जोन डिक्लेयर कर दो, ठीक है, कि कोई भी कहीं जाके फिशिंग करो, फ्री फिशिंग जोन, ठीक है। श्रीलंका और इंडिया की नेवी दोनों का कॉमन सर्वेलांस बढ़ा दो वहां पे, ठीक है, ताकि स्मगलिंग वगैरह, टेररिज्म वगैरह ना फैल पाए, ठीक है। बाकी जो फ्री फिशिंग जोन है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि श्रीलंका के लोग भी फिशिंग करें, इंडिया के लोग भी फिशिंग करें, है ना। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ना रखा जाए इनके ऊपर। ये एक कॉमन सॉल्यूशन नज़र आता है। अदरवाइज देखो, जो फिशरमैन फिशिंग करने जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो कब श्रीलंका के बॉर्डर्स में पहुंच गए, या श्रीलंका के लोगों को नहीं पता होता है वो इंडिया के बॉर्डर्स में आ गए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और इस तरह से ये अगर हम इसी तरह के रूल्स बना के रखेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे आने वाले समय में कभी भी एक खतरनाक रूप ले सकता है। तो इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन करना जरूरी है, और परमानेंट सॉल्यूशन है कि इस जोन को फ्री फिशिंग जोन ही डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है बाकी। चलो नेक्स्ट न्यूज आ रही है। हमारे 12 इंडियंस और वापस आए हैं। 12 इंडियंस अराइव्स इन दिल्ली डेज आफ्टर डिपोर्टेशन टू पनामा बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। 12 इंडियंस, है ना। अभी तक कुल मिला के लगभग 200 लोगों को भेज चुका है अमेरिका। मास डिपोर्टेशन चल रहा है ना। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं जो बिना डॉक्यूमेंट के गए हुए हैं, डोंकी मार के गए हुए हैं, उन लोगों को क्या कराया जा रहा है, वापस उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज में डिपोर्ट किया जा रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि यूएस एयरफोर्स का जो जहाज़ है वो हमारे सिटीजन्स को छोड़ने आया था, हैंड कप लगा हुआ था, पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, ठीक है। बट अब क्या किया है कि क्योंकि ये जो इंडियंस हैं पनामा के थ्रू गए हुए थे यूएस में, तो इन्हें पनामा डिपोर्ट कर दिया यूएस ने, और पनामा से ये इन्हें कहाँ भेज दिया गया है, इंडिया भेज दिया गया है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा टर्मोइल मचा हुआ है। तो जिस पर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने जवाब दिया है कि इंडिया हैज मेंटेन that it will take all Indians who have either overstayed in US or are there without documentation after their nationality is verified. It is the obligation of all nations to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. External Affairs Minister S. Jaishankar said in Parliament on February 6. ठीक है, international law है. It is the general accepted principle in immediate इंटरनेशनल रिलेशन ही हैड सेड कि भाई ये तो एक प्रॉमिस है ना, एक इंटरनेशनल रिलेशन में कि जो आपके सिटीजन है वो आपको एनी हाउ वापस लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और एक टर्मोइल क्रिएट हो गया, एक टसल क्रिएट हो गया है। कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर रिमेन्स टेंस, लैंग्वेज रो एक्सलेट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो कोई पर्सन, मराठी पर्सन, महाराष्ट्र का एक पर्सन कर्नाटका रोडवेज की KSRTC की बस में बैठा हुआ था, है ना। कंडक्टर ने जब कंडक्टर से जब उसने टिकट मांगा तो जो कर्नाटका का कंडक्टर था उसने महाराष्ट्र के पर्सन को बोला कि आप कन्नड़ा में बात करो, ठीक है। फोर्स किया ऐसे
मतलब कन्नड़ा में बात करने के लिए। अब कन्नड़ा में कैसे बात करेगा, वो तो महाराष्ट्र से आता है तो उसे मराठी आती है, ठीक है। तो दैट इज भाई दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और कंडक्टर को बहुत ज़्यादा चोट आई। उसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो कर्नाटका की बहुत सारी बसें थी तोड़ी गई। इसके बाद जो कन्नड़ा पीपल हैं, कर्नाटका के लोग हैं, वो आ गए, उन्होंने महाराष्ट्र की बसों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। तो एक फियर लाइक सिचुएशन बन गई, जिसकी वजह से कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो ट्रांसपोर्टेशन है बिल्कुल रुक गया। उसी को लेके खबर आई है कि अब जो कर्नाटका के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो आज विजिट करने आ रहे हैं कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर को। तो उम्मीद जताई जा रही है कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। देखो सदर्न स्टेट में अगर आप चले जाओ तो वहाँ लैंग्वेज बड़ा प्रोमिनेंट इशू है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। लैंग्वेज भी एक इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। लैंग्वेज के ऊपर तो एक पूरा का पूरा कंट्री बन गया बांग्लादेश, ठीक है। जो पहले पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, एंड देन ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश ओवर, है ना। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है। बट है ना, अपनी लैंग्वेज को कि मेरी लैंग्वेज जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है, मेरी अपनी लैंग्वेज है, बट उस लैंग्वेज को किसी दूसरे पे इम्पोज करना, इट इज़ नॉट राइट। और साउथ में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब लैंग्वेज के प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी हर लैंग्वेज, चाहे वो कन्नड़ा हो, मलयालम हो, तमिल हो या हिंदी हो, अपने आप में एक यूनिक फीचर रखती है, अपने आप में एक बहुत लंबी हेरिटेज रखती है। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी दूसरी लैंग्वेज को डिमीन किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें लोगों को समझनी होंगी। और अब ये यहाँ कमी ये हमारी रह गई है, कहीं ना कहीं हमारे फोर फादर्स की रह गई है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी रह गई है, कि अभी भी हम इन लैंग्वेज के चक्करों में पड़े हुए हैं। अभी भी हम क्या हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिटीजन ऑफ इंडिया बनने की देरी है, ठीक है। लैंग्वेज हम चाहे कोई भी बोले, ठीक है। हमने एनईपी डिस्कस किया था, एनईपी में देखो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम इसको अलाउ नहीं करने वाले, अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। तो लैंग्वेज को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, हमें हर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हर लैंग्वेज को कंजर्व करना चाहिए। तो देखते हैं कैसे इस टसल को सॉल्व करती है महाराष्ट्र और कर्नाटका की गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज, बांग्लादेश टू मार्क February 25 एज मिलिट्री मार्टिडम डे। ये कंट्री बिल्कुल पिछले 6 महीनों से 2000 साल पीछे जा चुका है और लैंड ऑफ टेररिस्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, लैंड ऑफ रेडिकल्स में कन्वर्ट होते जा रहा है ये कंट्री। एक कंट्री जिसके बारे में ये बोला जा रहा था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कि इंडिया का एक तगड़ा कंपटीटर, ठीक है, बन के उभरेगा ये कंट्री, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा है। चाहे शिप के मेंटेनेंस में हो, चाहे शिप बिल्डिंग हो, कॉटन का प्रोडक्शन हो, जूट का प्रोडक्शन हो, या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग जो एमएसएमई के फील्ड में हो, बहुत अच्छा कर रहा था ये कंट्री। एंड क्या होता है कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कॉन्स्पिरेसी करके, है ना, एक रिवोल्ट कराया जाता है और उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब इस कंट्री में जो इंटरिम गवर्नमेंट बैठी है वो धीरे धीरे इस कंट्री की हिस्ट्री को क्या कर रही है, चेंज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसी रो में 25 फरवरी को मिलिट्री मार्टिडम डे डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या हुआ था 25 फरवरी को? एक्चुअली 25 फरवरी को ठीक है एक पिखाना नाम की जगह है, ठीक है, बांग्लादेश में, वहां पे कैंटोनमेंट है। तो वहां के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने ये डिसाइड किया कि शेख हसीना, और जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, कि इनकी गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, कू कर देते हैं और एक बार मिलिट्री रूल कायम कर देते हैं पूरे बांग्लादेश में, ठीक है। अब इसकी जो भनक है वो गवर्नमेंट को लग गई और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कू को पहले ही क्रश कर दिया। जितने भी जो ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया, ठीक है, जो कू करवाने वाले थे। इसके अलावा जो मिलिट्री मैन, जो फौजी, जो सोल्जर शामिल थे जिन्होंने हथियारों को लूटा था कू करने के लिए, उनको भी मार दिया गया था। मल्टी mutineers had looted weapons and tried to launch military coup but were crushed, which was led to the death of 74 military personnel, out of which 57 were army officers. The mutiny was the last big rebellion by sanction of Bangladesh armed forces, which has played an important role in the political evolution of the country. ठीक है, तो अब इस दिन को किस डे के रूप में मनाया जाएगा, मिलिट्री मार्टिडम के डे के रूप में। पता नहीं किस तरह का मैसेज शो करना चाह रहे हैं अपनी पब्लिक को कि मिलिट्री कू जो हो रहा था वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। बट इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको टारगेट करना इसका टारगेट है, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाएगी शेख हसीना के अगेंस्ट और इंडिया को फिर प्रेशराइज किया जाएगा टू सेंड, है ना, शेख हसीना बैक टू द बांग्लादेश। तो देखते हैं क्या निकल के आता है बाद में इससे। चलिए नेक्स्ट,
टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ मोर्नर्स पोर इन फॉर नसरल्ला फ्यूनरल, ठीक है, नसरल्ला, हसन नसरल्ला। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दुनिया इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, ठीक है, बाकी एक पॉलिटिकल पार्टी है लेबनान में। इसके चीफ थे हसन नसरल्ला। सितंबर में इजराइल ने क्या की, एयर स्ट्राइक की, और इस एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्ला मारे गए। तो इनकी बॉडी बहुत दिनों तक नहीं मिली थी, बाद में इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया क्योंकि इजरायली आर्मी ढूंढ रही थी डिस्ट्रॉय करने के लिए। फाइनली अब जब सीज फायर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में हो गया है तो इनकी बॉडी को दफनाया गया है, और इनकी बॉडी में बहुत सारे लोग, ठीक है, लाखों लोग ठंड में आए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे नारे लग रहे हैं, हम जो हिजबुल्ला है उसके फ्लैग भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने अपने कमेंट आए हैं। इजराइल ने बोला है कि भाई जो द वर्ल्ड इज बेटर प्लेस, उन्होंने बोला है कि हसन नसरल्ला इज डाइड नाउ वर्ल्ड इज ए बेटर प्लेस टू लिव, ठीक है। वहीं जो हिजबुल्ला सपोर्टर हैं उन्होंने बोला है द पाथ ऑफ रजिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू, ठीक है। तो अगर बात करें हिजबुल्ला की, तो हिजबुल्ला एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और जो लेबनान है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है ये, ठीक है। क्या है ये हिजबुल्ला? इसकी अगर बात करें तो इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है आर्मी ऑफ गॉड। एक शियाइट पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, विद ए मिलिट्री विंग बेस्ड इन लेबनान, ठीक है। जब सीरिया में सिविल वॉर चल रही थी, लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी 1975-1990 के बीच में, तब ये पार्टी पावर में आई। क्या है डिस्प्यूट, वो हम लोग कभी जब लेबनान पे कोई टॉपिक आएगा, आर्टिकल आएगा, न्यूज आएगी, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली 1979 में जब इजराइल में इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद इजराइल की गवर्नमेंट इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है और ये अपना मिलिट्री विंग बनाते हैं और ईरान के बिहाफ पे इजराइल के साथ या सीरिया में बशर अल असद जो हुआ करते थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो उसका जो चीफ था 1992 में बनाया गया इनको, हसन नसरल्ला को। तो 30 सालों से ये इजराइल हिजबुल्ला के चीफ थे, ठीक है। ये हिजबुल्ला बना कब था? 1982 में बना था। कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है ये? लेबनान की ऑर्गेनाइजेशन है। ये रहा लेबनान, दिस इज लेबनान, ठीक है, दिस इज लेबनान, ठीक है। लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूत है। इसके नीचे ये इजराइल रहा, ये इजराइल रहा, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 25 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।